आज से नहीं, जब से आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, जो किसी एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है। जनरली कहा जाता है कि एनजीओ जो हैं उनका एक पूरा गिरोह है जो इस बात को फैला रहा है, लेकिन बहुत पहले से आईपीसीसी जो वैज्ञानिकों का, विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का एक पैनल है, वो लगातार ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो हमारी फूड सिक्योरिटी है। और हिंदुस्तान के बारे में आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की अब भी कृषि की हालत इतनी खराब होने के बावजूद ये 42% लोगों के रोजगार जो है भी कृषि से ही मिल रहा है। और इसमें जो है भारत का 17% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। और आप देख रहे हैं, जैसा आपने कहा, कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों में कोई ऐसा छूटा हुआ नहीं है जहां पर मौसमी चक्र बदलता हुआ अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है। जो सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि जो उससे बड़ा टर्म क्लाइमेट चेंज जिसे हम कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन है। अब अगर भारत की 7500 किलोमीटर की आप तटरेखा को लें तो वो तटरेखा को देखकर साफ पता चलता है कि पहले बंगाल की खाड़ी में तूफान आते थे तो पूर्वी तट असुरक्षित था। अब अरब सागर का पानी गर्म हो रहा है और वहाँ तूफानों की आवृत्ति बढ़ रही है। तो यानी आपकी पश्चिम तटरेखा पर जो किसान हैं उनके खेत भी बर्बाद हो रहे हैं, खारा पानी खेतों में भर रहा है और वो अपनी फसलें नहीं उगा पा रहे हैं। जल संकट हमने देखा 2019 में, जो डे जीरो के नाम से हम जिसे जानते हैं, तमिलनाडु में जो स्थिति पैदा हो गई थी, तमाम जलाशय उनके खाली हो गए और ऐसा लगने लगा कि अब ट्रेनों से वहाँ पानी पहुँचाना पड़ेगा। मराठवाड़ा में हम पहले ये स्थिति देख चुके हैं, विदर्भ में हम ऐसी स्थिति देख चुके हैं। तो जल संकट जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है जिसका आप खुद अपनी रिपोर्ट्स में जिक्र कर चुके हैं कि गेहूं की फसल से लेकर तमाम फसलें जो हैं वो नमी के न होने के कारण, अभी जो हम कहते हैं मस्क मेलन से लेकर जो तरबूज की और खरबूज की दोनों जो हैं वाटरमेलन तक, वो सब प्रभावित हो रही हैं। तो ये स्पष्ट जो प्रभाव है हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह, एक बात और आपको ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि भारत जो है वो ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि वो 10,000 ग्लेशियरों का घर है और वो कई एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अगर आपका एक ही तरह का छोटा सा देश हो तो आप एक नीति बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हिमाचल की खेती और केरल की खेती में धरती आसमान का अंतर है। यहाँ महाराष्ट्र की खेती और नॉर्थ ईस्ट में जो खेती होती है उसमें धरती आसमान का अंतर है। और सारे उपमहाद्वीप में इस वक्त सबसे ज़्यादा असर क्लाइमेट चेंज का पड़ रहा है। तो इस लिहाज से खेती को लेकर हमें वास्तव में चिंता करने की और एक्ट करने की, यानी कदम उठाने की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रियो वार्ता शुरू हुई थी 1992 में, तो ये लक्ष्य रखा गया था कि 2100 तक, इस सदी के अंत तक, हम क्या ये कोशिश कर सकते हैं कि धरती के तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब यह है कि 1850 जिसे हम लक्ष्मण रेखा मानते हैं, प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर कहते हैं, वहाँ से हमारा 2100 तक तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती गई क्लाइमेट चेंज की, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती गई, हमें पता चलने लगा कि 1.5 डिग्री तो नहीं रुकने वाला। फिर हमने कटऑफ बनाने की कोशिश की कि क्या 2050 तक 1.5 डिग्री रुक सकता है, वो भी नहीं होने जा रहा। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है WMO की, उसने कहा है कि अगले 5 साल में ही हम 1.5 डिग्री का टेम्परेचर को क्रॉस कर रहे हैं। 1 साल कम से कम हमारे पास ऐसा हो सकता है, 50% उसका चांस है, जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर की दहलीज को हम क्रॉस कर रहे हैं। अब अरविंद, ये बात समझने की जरूरत है कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री का जो अंतर है वो 2 डिग्री और 2.5 डिग्री का अंतर नहीं है। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ऊपर जाता है। यानी कि अगर 1.5 डिग्री में जितना विनाशलीला हो रही है और 2 डिग्री में जितना विनाशलीला है, उनका अंतर जब हम 2.5 डिग्री में पहुंचेंगे तो कई गुना हो सकता है, 50 गुना ज्यादा विनाशलीला हो। ऐसा नहीं है कि 1.5 और 2 के बीच का जो अंतर है वही 2 और 2.5 के बीच में भी होगा। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है इस सदी के अंत तक। तो ये एक बहुत बड़ी संकट है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब कई लोग अपने आप को धोखा देने के लिए अलग अलग तरीके की तकनीकों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि नेट जीरो हम करेंगे। नेट जीरो का मतलब क्या है कि जितना कार्बन आप डाल रहे हैं उतना कार्बन निकाल रहे हैं। लेकिन कार्बन डालने की टेक्नोलॉजी है, निकालने की कोई विश्वसनीय टेक्नोलॉजी नहीं है। डालने का तो हम दिन रात बिजली घर जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो तो है। लेकिन कार्बन को हटाने की कोई विश्वसनीय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका प्रतिकूल प्रभाव वातावरण में ना पड़े। तो हमें ये समझना होगा कि टेम्परेचर जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है उसका प्रभाव समानुपातिक नहीं होगा, वो एक एक्सपोनेंशियल प्रभाव होगा जो बहुत तेजी के साथ कई गुना बढ़ता जाएगा। तापमान बढ़ने का सीधा सा मतलब ये है
कि जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, भुवनेश्वर में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लंबे सूखे पड़ रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कि हमें बहुत ही प्रलयंकारी बाढ़ का सामना करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि कई जगह इतनी ओलावृष्टि हो जाए, कई फुट की ओलावृष्टि हो जाए। हमने देखा था पिछले कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले 2019 में तस्वीरें आई थी पंजाब से, और पंजाब से तस्वीरें आई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बर्फ़ पड़ गई है उन तस्वीरों को देख के। असल में ओलावृष्टि जो है वो कई फुट जो है, कई इंच ऊंची ओलावृष्टि वहाँ हो गई थी, और किसान रोने लगे और कहने लगे कि हमारी फसल का मुआवजा कौन देगा। टिड्डियों के जो हमले होते हैं, जो पश्चिम की ओर से आते हैं, अफ्रीकी देशों से, पाकिस्तान से, ईरान से होते हुए टिड्डियाँ आती हैं। पहले वो रुक जाती थी, राजस्थान तक, उनका गुड़गांव तक, दिल्ली तक भी असर होने लगा। अब वो पहुँचने लगी है झारखंड तक। तो टिड्डियाँ जब आती हैं तो किस तरह से पूरी की पूरी फसल को चट कर जाती हैं। तो किसान जो हमारा है वो चौतरफा हमले झेल रहा होगा। वो हमले झेल रहा होगा पानी के संकट की वजह से, बाढ़ के संकट की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, लंबे सूखे की वजह से और टिड्डियों के हमले की वजह से। तो चौतरफा संकट उनके साथ ये मौसम तापमान में वृद्धि लाने वाला है।